हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में हम थर्मोडायनेमिक्स वन शॉट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और ऐसी चीज़ समझाऊंगा कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाए। पहले आते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ये चैप्टर का नाम है। थर्मो का मतलब होता है हीट, तो आप लोग समझ ही होंगे इस चैप्टर में हम हीट से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, ठीक है। अब थर्मोडायनेमिक्स के इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको बताना चाहिए सिस्टम क्या होता है। अब लेट सपोज ये मेरा कमरा है और मुझे अपने इस कमरे में सामने बेड दिख रहा है। अब अगर मैं सिर्फ अपने बेड को ही देखे जा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने बेड को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो मेरे लिए मेरा बेड क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि मैं उसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और बेड के आसपास मेरा रूम का जितना भी सामान है वो सब क्या हो जाएगा, सराउंडिंग्स। तो सिमिलरली केमिस्ट्री में भी लेट सपोज ये कंटेनर है और इस कंटेनर में कोई सोल्यूशन रखा है। अगर मैं इस कंटेनर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इस कंटेनर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो अगर मैं इस कंटेनर को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है कि ये मेरा सिस्टम है, क्योंकि मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और इसके कंटेनर के आसपास जितना भी सामान है, जितना भी इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग्स है, वो क्या कहलाएगा, हमारा सराउंडिंग्स। ये जो सिस्टम और सराउंडिंग है मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं, ठीक है। तो जिस चीज़ को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जिस चीज़ को मैं स्टडी कर रहा हूँ, वो मेरा सिस्टम हो गया। और सिस्टम के आसपास जितनी भी चीज़ें आप देख सकते हो वो सब सराउंडिंग्स हो गई। और सिस्टम और सराउंडिंग्स मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स बनाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आती है अगली चीज़, सिस्टम के टाइप्स। तीन तरह के सिस्टम होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, लेट सपोज मेरे पे एक कप कप कहाँ गया मेरा, यार नहीं तो रखा, चलो छोड़ो। लेट सपोज मेरे पास एक ग्लास है, ठीक है। अब मेरे पास एक ग्लास है, अरे मैं लेकर आता हूँ, रुको। अब मेरे पास, ध्यान सुनो, लेट सपोज मेरे पे एक ग्लास है, ठीक है। और इस ग्लास के अंदर रखा है पानी, और मैंने इसे हैजिडेस यहाँ पे रख दिया, ठीक है। पानी के ऊपर, ये कंटेनर की ग्लास के ऊपर मैंने कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक ओपन सिस्टम हो गया। सिस्टम क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ ग्लास को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो ये मेरा सिस्टम हो गया। और ओपन सिस्टम इसलिए क्योंकि इसके ऊपर मैंने कुछ भी कवर नहीं कर रखा। तो इस ग्लास के अंदर जितना भी मैटर है और जितनी भी एनर्जी, जैसे हीट हो गई, ये सब क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट से एक्सचेंज हो सकते हैं, ग्लास से बाहर, बाहर से ग्लास के अंदर, ठीक है। तो ये एक ओपन सिस्टम हो गया। अब वहीं पे अगर मैं इस ग्लास के ऊपर लेट सपोज मैंने प्लेट रख दी, इसकी वजह से क्या होगा कि ग्लास के अंदर जितना भी मैटर है वो सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, लेकिन एनर्जी हो जाएगी। क्यों? बिकॉज ये जो ग्लास की जो दीवारें, वॉल्स है ना, ये कंडक्टिंग वॉल्स है, मतलब ये एनवायरनमेंट से हीट एक्सचेंज कर सकती है, ठीक है। लेकिन ये इस प्लेट की वजह से ग्लास के अंदर जितना भी मैटर है वो बाहर से एक्सचेंज नहीं होगा। तो इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है कि मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। अच्छा, ये दिख नहीं रहा होगा ना आपको। क्लोज सिस्टम के अंदर मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता, बट एनर्जी एक्सचेंज हो सकती है, ठीक है। अब लेट सपोज ग्लास को छोड़ो, अब मेरे पे ये एक इंसुलेटर वॉल वाली मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है। अब देखो इसकी वॉल्स क्या है, इंसुलेटिंग है, मतलब कि ये बाहर से हीट एक्सचेंज नहीं कर सकती। अगर मैंने इसके ऊपर ये ढक्कन रख दिया, ये प्लेट रख दी, अब ना ही यहाँ से मैटर एक्सचेंज हो सकता है और ना ही हीट हो सकती है। हीट क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज ये वॉल्स जो है इंसुलेटिंग है। इस वाले की वॉल्स कंडक्टिंग थी, लेकिन इस वाले की वॉल्स इंसुलेटिंग है, तो बाहर से हीट एक्सचेंज नहीं कर सकती। तो एक ऐसा सिस्टम जिससे ना ही हीट एक्सचेंज हो सकती है और ना ही मैटर हो सकता है, इसमें बोलूँगा आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। तो ये तीनों सिस्टम आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आते हैं सिस्टम की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक होती है इंटेंसिव और दूसरी होती है एक्सटेंसिव, ठीक है। इंटेंसिव, अब ध्यान से समझना, इंटेंसिव 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 इंटीरियर, जो चीज़ अंदर हो, एक्सटेंसिव जो बाहर हो। तो अगर आप किसी इंसान को बाहर से देखते हो तो आपको उसका साइज़ नज़र आता है कि पतला दुबला है ना, लंबा चौड़ा कैसा है। तो एक तो आपको एक इंसान का साइज़ नज़र आता है बाहर से बात कर रहा हूँ मैं। और एक तो आपको उसका मास, यानी कि वो कितना भारी है, पतला है, दुबला है, वैसे, ठीक है। तो जब आप किसी इंसान को बाहर से देखते हो ना, मतलब जैसे आप नॉर्मली मिलते हो, तो आप उसका साइज़ देख पाते हो कि वो कितना लंबा, कितना स्मॉल है, और कितना वो मास उसका कितना है, मतलब वो कितना, मतलब फैट है, थिन है ना, वैसे।
लेकिन क्या आप उसके इमोशंस की साइज़ निकाल सकते हो कि भैया वो 5 मीटर खुशी होता है या 6 किलो उसके अंदर दुख है? ऐसा तो आप बता नहीं सकते। तो इंटेंसिव जो अंदर हो, तो अंदर की चीज़ का ना ही आप साइज़ बता सकते हो, ना ही मास बता सकते हो। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो ना ही साइज़ और ना ही मास, इनमें से किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती। बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी साइज़ पे भी डिपेंड करती है और मास पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। ओके, ये मैंने एग्जांपल लिया था भाई, कभी समझ जाओ, इसे समझ जाओ। तो एक्सटेंसिव, इसके मैं एग्जांपल नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अभी इसके एग्जांपल थोड़े ज़्यादा है, तो मैं अभी इतना टाइम नहीं है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे एग्जांपल डाल दूंगा। और ये जेईई के लिए इंपॉर्टेंट है, इससे पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज़, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को जब आप एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड करते हो तो आपको हमेशा एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी मिलती है। जैसे लेट सपोज मोलैरिटी, मोलैरिटी क्या होता है? वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब आपको जब मैं एग्जांपल लिखूंगा तो आपको चलेगा कि मोल्स भी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, बिकॉज वो भी मास पे डिपेंड करती है, क्योंकि मोल्स क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो मोल्स मास पे डिपेंड करती है। और वॉल्यूम भी साइज़ ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करता है कि भाई कंटेनर कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसी पे वॉल्यूम डिपेंड करता है। तो मोल्स और वॉल्यूम दोनों क्या हो गए? एक्सटेंसिव हो गए। तो जब मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ मेरे पास मोलैरिटी आता है। तो मैं कह सकता हूँ मोलैरिटी क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्यों? बिकॉज एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव से ही इंटेंसिव आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद दो टाइप की प्रॉपर्टीज़ और होती है, फंक्शंस होते हैं। एक, इसको मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा, एक है स्टेट फंक्शन और एक है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन, नाम से सुनो, स्टेट 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 स्टेट, जो स्टेट पे डिपेंड करता हूँ। पाथ पाथ पाथ, जो पाथ पे डिपेंड करता हूँ। तो स्टेट फंक्शन वो है जो स्टेट पे डिपेंड करता है। स्टेट मतलब इनिशियल और फाइनल। पाथ फंक्शन, पाथ 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 जो पाथ पे डिपेंड करता हो, तो पाथ फंक्शन वो है जो पाथ पे डिपेंड करता है। पाथ फंक्शन के सिर्फ 3 एग्जांपल हैं, वर्क, हीट और वो हीट कैपेसिटी। सिर्फ ये 3 एग्जांपल है पाथ फंक्शन के, बाकी सारे स्टेट है। तो सिर्फ आप ये 3 एग्जांपल याद कर लो पाथ फंक्शन के लिए। बाकी क्योंकि जेईई का एमसीक्यू टाइप पेपर होता है तो एमसीक्यू में आता है, तो बस ये 3 याद रखो कि वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी, ये तीनों जो है पाथ फंक्शन है। बाकी जो भी लिखा होगा वो सारे स्टेट फंक्शन हो गए, ठीक है। बस ये 3 पाथ फंक्शन है, याद रखना। मतलब वर्क की आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन से नहीं निकाल सकते, लेकिन वहीं पे अगर मैं आपको बोलूँ प्रेशर, तो प्रेशर आप इनिशियल और फाइनल पोजीशन से निकाल सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है इंटरनल एनर्जी। नाउ व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? देखो, नाम देखो, इंटरनल जो अंदर हो, एनर्जी जो हमारे अंदर लाई करती हो। अब आपको पता होगा कि दो तरह की मेनली एनर्जी होती है, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है काइनेटिक एनर्जी। तो मैं कह सकता हूँ इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा, एक बॉडी के अंदर हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी को नेग्लिजिबल मानते हैं, तो कि क्या तो एक बॉडी पे ग्रेविटेशनल एनर्जी एक्ट कर रही होती है पोटेंशियल एनर्जी पर, वो हम क्योंकि वो इंटरनल एनर्जी होती है जो पार्टिकल्स कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसलिए वो पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मान लेते हैं। तो हमारे पास क्या बचा? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर में एक फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, 3/2 k डेल्टा टी, ये स्टेट्स ऑफ मैटर पे था, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आप किसी भी मैटर का डिफाइंड इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते। एक बॉडी के अंदर कितनी एनर्जी ये आप पता नहीं लगा सकते। यू कैन फाइंड आउट चेंज इन एनर्जी, आप कितनी चेंज हुई इस एनर्जी में वो आप बता सकते हो, पर टोटल स्पेसिफिक कितनी एनर्जी है वो आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए आप हमेशा चेंज एनर्जी निकालते हैं, डेफिनेट एनर्जी नहीं निकालते। तो चेंज को मैं डेल्टा से शो करूँगा, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 3/2 k डेल्टा टी, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ इफ़ आइसोथर्मल प्रोसेस, अब आपको आइसोथर्मल पता होगा, आइसोथर्मल मतलब कि सेम टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो डेल्टा टी जीरो हो जाएगा, तो उस केस में डेल्टा यू भी जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा यू कब जीरो होता है? जब आइसोथर्मल होता है, ठीक है। ये भी आपको चल गया। अब इसके बाद आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का एक फॉर्मूला जो आपको याद करना है, क्या चलो मैं आपको उसे समझा भी दूंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू है हमारा हीट और डब्ल्यू है हमारा वर्क। मतलब कि एक बॉडी के अंदर कितनी इंटरनल एनर्जी का चेंज आया है वो मैं कैसे पता लगा सकता हूँ?
मैं हीट को वर्क से प्लस कर दूंगा। अब आपको पता है जो एनर्जी होती है, क्या तो मैं किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, मतलब किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगा रहा हूँ जिससे वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो उसमें वर्क डन हो रहा है, तो उससे क्या तो एनर्जी बनेगी। क्या तो मैं किसी ऑब्जेक्ट को हीट दे रहा हूँ या फिर वो हीट रिलीज़ कर रहा है, तो उससे एनर्जी निकलेगी। तो एनर्जी क्या तो वर्क के फॉर्म में रिलीज या एब्जॉर्ब होती है, या फिर हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब या रिलीज होती है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ तो क्या ये टोटल एनर्जी नहीं देगा? बिल्कुल देगा। तो एनर्जी केमिस्ट्री में, स्पेशली थर्मो के ब्रांच में, हम वर्क और हीट में डील करते हैं। तो अगर मैं दोनों को प्लस कर दूंगा तो ऑफकोर्स ये बात है, टोटल एनर्जी तो आ ही जाएगी। ओके, वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू से, हीट को हम करते हैं क्यू से, तो दोनों को प्लस करेंगे डेल्टा यू आ जाएगा। यू क्यों नहीं आएगा? बिकॉज यू डिफाइन नहीं होता, डेल्टा ही डिफाइंड होता है। ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे जेई और नीट में काफ़ी सवाल आते हैं, नीट का पता नहीं मेरे को, पर हाँ पूछते हो गया। लेट्स सपोज एक सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम। अब मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी दो टाइप की हम लेते हैं थर्मो में, एक होता है वर्क के फॉर्म में और एक होता है हीट के फॉर्म में। अब मुझे बताओ, जब आपको कोई काम करने को दिया जाता है, जब आप खुद करते हो, तो आप उसमें आलस आता है? बिल्कुल आता है, हमेशा आलस आता है। जब भी आपको कोई काम दिया जाए तो आप थोड़ा टालते हो, थोड़ा करते हो। बट जब कोई और आपका काम करके दे रहा है तो आपको कितनी खुशी मिलती है ना? आपका काम आसान हो जाता है, आपको खुशी मिलती है। सिमिलरली अगर सिस्टम को वर्क डन करना पड़ रहा है तो उसे थोड़ा आलस आएगा ना, आएगा। तो अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम वर्क डन कर रहा है, तो उसको वो दुखी होगा, जैसे हम दुखी होते हैं जब हमें कोई काम देने को बोलता है। तो अगर सिस्टम वर्क डन कर रहा है तो दुखी होगा, यानी कि वो नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर सिस्टम हीट रिलीज़ कर रहा है तो उसे मेहनत करनी पड़ेगी ना हीट रिलीज़ करने के लिए। तो अगर सिस्टम हीट रिलीज़ कर रहा है तो अगेन उसे मेहनत करनी पड़ेगी, अगेन वो दुखी होगा कि उसे क्यों मेहनत करनी पड़ रही, तो वो नेगेटिव होगा, जैसे हम होते हैं। ठीक है, अब कोई हमारा काम पहले से करके दे रहा है, आई एम डूइंग वर्क ऑन सिस्टम, मैं सिस्टम पे वर्क डन कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है ना? हाँ, आई एम डूइंग वर्क ऑन सिस्टम, मैं सिस्टम पे वर्क डन कर रहा हूँ, तो मैं सिस्टम के लिए काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। तो सिस्टम खुश होगा कि भैया ये बंदा मेरे लिए काम कर रहा है, तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, अब मैं उसे हीट दे रहा हूँ तभी तो एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि फिर से सिस्टम खुश हो गया कि भैया ये मुझे हीट दे रहा है, तो मैंने जल्दी एब्जॉर्ब कर दी। अब आपको कोई लेट्स सपोज आपको बहुत सारा होमवर्क पड़ा है, आपके फ्रेंड ने आपकी मदद की होमवर्क करने में, उसने आपका आधा होमवर्क करके आपको दे दिया, तो आपको खुशी होगी। सिमिलरली अगर मैं उसे हीट दे रहा हूँ, वो आपको होमवर्क दे रहा है, आपको खुशी होगी। मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूँ तो वो खुश हो जाएगा, तो अगेन पॉजिटिव। तो हम लोग की तरह सिस्टम भी आलसी होता है, जैसे हमें काम करना पसंद नहीं है, जैसे उसे भी काम करना पसंद नहीं। अगर कोई हमारे लिए काम करता है तो हमें खुशी होती है, पॉजिटिव नेचर, तो सिस्टम को भी खुशी होती है। ये ट्रिक है, ठीक है, ये मैंने खुद बनाई है। कभी सोचो कि किसी की वीडियो से छाप के बोलते हैं, ये मैंने खुद बनाई है, हाँ नहीं तो। ठीक है, अब आते हैं प्रोसेसेस पे। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? कितने मिनट की वीडियो हुई? 13 मिनट। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? लेट्स सपोज आपके पास एक साइकिल है, आप घर से साइकिल लेके निकले, आप गए ट्यूशन से आप वापस आए, कहाँ? घर ही आओगे। भैया आप घर से साइकिल लेके निकले, लिखोगे, ट्यूशन जाओगे, एक दो काम और करोगे, फिर वापस घर ही तो आओगे। एट द एंड जहाँ से आपने साइकिल लेकर गए थे, आप अल्टीमेटली वहीं पे साइकिल लेके वापस भी आए। ठीक है, तो ये ट्रिक है, समझो, कभी समझो, ये सच में ऐसा नहीं है, ट्रिक है कि साइकिल, आप घर से साइकिल लेके निकलते हो, बाज़ार जाते हो, फिर वापस तो आते हो ना घर, बाज़ार, ट्यूशन, कहीं भी जाते हो, घर वापस आते हो, तो जहाँ से आप निकले थे वहीं से आप पहुँचे, यानी कि आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है? सेम है। तो जहाँ से आपने चलना शुरू करा वहीं पे आपने ख़त्म करा, इनिशियल फाइनल पोजीशन सब सेम है। अगर वो सेम है तो वो क्या होगी? साइक्लिक प्रोसेस होगी। ठीक है, तो ये ट्रिक है याद करना। एक और चीज़, इसमें एक लूप बनना चाहिए, लूप मतलब कि क्लोज्ड पॉलीगन बनना चाहिए। जैसे ये स्क्वायर बन गया, या फिर लेट्स सपोज, दिख नहीं रहा होगा, हाँ, जैसे लेट्स सपोज एक सर्कल बन गया, या एरो भी शो करने पड़ते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ से चलना शुरू करा था और यहीं पे वापस आ गए। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, क्या ये एक लूप है? क्या ये एक लूप है? बिल्कुल है, क्लोज पॉलीगन है। अब बताओ, क्या ये एक लूप है? नहीं, ये लूप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई पॉलीगन टाइप, क्या कोई लूप टाइप बन रहा है? नहीं। क्या ये कोई लूप टाइप बन रहा है? नहीं बन रहा।
तो लूप होता है थोड़ा क्लोज फिगर हो, है ना, ऐसा कुछ समझ के होगा, जैसे ट्राइंगल स्क्वायर वैसे वो सब, ठीक है। अब ये दो कंडीशन है साइक्लिक के लिए, एक इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम होनी चाहिए, दूसरा एक लूप बनना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल पे। इसे मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा, चिंता नहीं करने का। लेट सपोज लेट सपोज एक गाड़ी है, लेट सपोज, यार एक तो ये एडजस्टमेंट करना भी ना दिक्कत है। लेट सपोज आपके पास एक गाड़ी है। अब आपको इस गाड़ी को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेकर आना है। आपको ये कार कम से कम बहुत भारी होगी ना, तो लेट सपोज आपको इस कार को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे लेकर आना है, आपके पास कार की चाबी नहीं है, ठीक है। अब आपको इस कार को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे लेकर आना है, तो आपने बोला चलो 4-5 लोगों को आप लेकर आ गए साथ में, 4-5 गुंडों को आप लेकर आ गए साथ में, और इन गुंडों की मदद से आपने कार को धीरे धीरे, अब भाई वो तो है भी तो इंसान ही ना, ये थोड़ा ना कि एक हाथ लगाएंगे सीधा यहाँ पे पहुँच जाएगी, तो मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें, बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। तो काफ़ी टाइम बाद जाके थोड़ा थोड़ा कर कर करके ये लोग मिलके यहाँ तक कार को पहुँचा ही देंगे, ठीक है। दूसरा केस लो, यहाँ पे लोगों की जगह रख दो, मैंने ट्रैक्टर रख दिया। अब ये ट्रैक्टर क्या करेगा कि सीधा इस पर बहुत लंबा फोर्स लगाएगा और ये अपने आप ही यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो पहले केस में जब लोग धक्का लगा रहे थे तो उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा था, यानी कि वो प्रोसेस स्लो था। और दूसरा, जब वो धक्का लगा रहे थे तो ऐसा थोड़ा ना कि हर टाइम वो सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर लगा रहे हो। हो सकता है कि शुरू शुरू में जोश था, बहुत सारा प्रेशर लगाया, फिर बाद में जा जाके थक गए तो थोड़ा कम प्रेशर लगा, फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया, फिर दोबारा आए तो और प्रेशर लगाया, फिर थोड़ा फिर से थक गए, कम प्रेशर लगाया। तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कार को ले जाने में वो वेरिएबल प्रेशर लगाया उन्होंने कार पे, मतलब कि कभी ज़्यादा कभी कम। तो रिवर्सिबल प्रोसेस भी एक ऐसा ही प्रोसेस है जिसमें टाइम ज़्यादा लगता है, वो स्लो प्रोसेस होता है और इसमें प्रेशर वेरिएबल लगता है। बट जब ट्रैक्टर ने इस कार को एक झटके में इधर से इधर लेकर आके, तो ये फास्ट था। और दूसरा क्या था कि सेम प्रेशर लगा, मतलब एक ही प्रेशर में काम कर दिया। पहले क्या था, इतने सारे प्रेशर, कभी कम कभी ज़्यादा, है ना। इसमें क्या था, सिर्फ एक ही प्रेशर लगाया, एक बार में एक ही फोर्स लगाया, वो सीधा यहाँ से यहाँ तक आ गया। समझ रहे हो ना? हाँ, समझ गए, ठीक है। तो ये एंगल सबसे बढ़िया है। एक बार मैं समझा देता हूँ, जब आपने लोगों की मदद से या फिर समझ गए होगे, बस ये देख लो, है ना। नहीं समझ में आया तो यार पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, वैसे मैंने अच्छे समझाया था। तो इरिवर्सिबल में टाइम कम लगता है, रिवर्सिबल में टाइम ज़्यादा लगता है, स्लो होता है। रिवर्सिबल में वेरिएबल प्रेशर लगता है, रिवर्सिबल में सिर्फ एक ही प्रेशर लगता है, याद रखना। 17 मिनट हो गए, कोई नहीं भाई, 25 मिनट का बना लेंगे। कितना बचा? अभी तो बहुत है, कॉपी भी है। हीट कैपेसिटी तो पूरा कर लेते हैं। हीट कैपेसिटी क्या है? सबसे पहले हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, कैपेसिटी सी, ठीक है। अब काफ़ी लोग डेफिनेशन को रटते हैं, मैं कह रहा हूँ डेफिनेशन को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, वर्ड टू वर्ड समझेंगे। कैपेसिटी का मतलब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो होता है वो अमाउंट या वॉल्यूम पे अमाउंट लेते हैं। हीट कैपेसिटी मतलब अमाउंट, तो डेफिनेशन क्या बन गई, अमाउंट ऑफ हीट। अब हीट को आप लो पैसा, हीट को आप कंपेयर करो पैसे से। अब पैसा, अगर आपको कोई पैसा दे रहा है तो आप ले लोगे, वहीं पे पैसे देने की बात होगी तो आप थोड़ा सोचोगे कि क्यों दे रहा है, किसको देना है ना। तो जब पैसे लेने की बात होती है तो हम झट से ले लेते हैं, जब पैसे देने की बात होती है तो हम सोचते हैं, है ना। सिमिलरली अगर मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूँ, ये सब सिस्टम पे चल रहा है, ठीक है। अगर मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूँ तो वो ले लेगा ना, तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। अब सिस्टम बहुत ही आलसी है हमारी तरह, थोड़ा कंजूस है, वो पैसा यानी कि हीट क्यों रिलीज़ करेगा, क्यों देगा, वो लेना ज़्यादा अच्छा है, वो हीट को लेगा ना, उसे अपना फ़ायदा दिखेगा, जैसे हमें पैसे मिलने पे फ़ायदा होता है, तो सिस्टम भी हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम की बात चल रही है पूरे चैप्टर में। अब मुझे बताओ, जिस जगह पे हीट ज़्यादा होगी वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। टू इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन कितना टेम्परेचर बढ़ाना है मेरे को, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो हीट कैपेसिटी मतलब अमाउंट हीट, तो अमाउंट ऑफ हीट जो मैं सिस्टम को एब्जॉर्ब करा रहा हूँ ताकि सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़े। लेट सपोज सिस्टम का पहले टेम्परेचर
29 डिग्री सेल्सियस था, तो मुझे कितनी हीट देनी चाहिए कि उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। वो अमाउंट ऑफ हीट क्या कहलाएगी मेरे पास, हीट कैपेसिटी। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट मुझे चाहिए होगी जिससे मैं सिस्टम को दूँ, वो होगी हमारी हीट कैपेसिटी। अब डेफिनेशन की मदद से फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, तो कितनी हीट ले रहा है, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए। अब लेट सपोज 5 डॉल है, 5 डॉल के लगते हैं 10 रुपये। तो अगर मैं आपको पूछूँ 1 डॉल का कितना होगा, तो आप बोलोगे 10/5 2। तो जब मैंने आपसे 1 के लिए पूछा तो आपने डिवाइड कर दिया। यहाँ पे मैं 1 डिग्री सेल्सियस के बोला, तो आप टेम्परेचर को डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना, 1 के लिए पूछा है तो हीट को किससे डिवाइड कर दोगे, टेम्परेचर से। अब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा लगा दोगे कि इंक्रीज हो रहा है, चेंज आ रहा है ना। ये आता है फॉर्मूला। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है Q/ΔT, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर मतलब 1 मोल के लिए, अब 1 डिग्री 1 था, डिवाइड करा, अब मोल भी 1 हो गया। अगर 1 मोल हो गया तो उसे भी डिवाइड कर दोगे, मोल को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, तो n∆T आ गया। ये हो गया CM। एक होता है C क्या होता है Q/ΔT। अगर मैं CM बोल रहा हूँ, M का मतलब कि अब मैं मोलर हीट कैपेसिटी बोल रहा हूँ। अगर सिर्फ C लिखा है या फिर CT लिखा है, ये दोनों सेम है। अगर C या CT लिखा है इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ Q/ΔT ले रहे हो। बट अगर CM लिखा है तो मतलब कि आप मोल्स को जोड़ रहे हो, यानी कि आप 1 मोल का पूछ रहे हो, तो 1 मोल अगेन आप डिवाइड कर दोगे, बिकॉज एक चीज़ के लिए पूछा है, तो Q/n∆T हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ मोलर की जगह अगर मैं आपको बोलूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब याद करो चैप्टर 1 में आपने एक टर्म पढ़ी थी स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसमें आपने पढ़ा था कि मोलर मास अपॉन 2 होता है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसके डील करता था, मास से। तो जहाँ पे भी स्पेसिफिक वर्ड आया समझ जाओ मास का थोड़ा बहुत चक्कर चलेगा, जिससे ठीक है, जैसे हेरा फेरी में चक्कर चल रहा था, वैसे ही स्पेसिफिक जहाँ पे भी स्पेसिफिक वर्ड से आता है थोड़ा बहुत मास से लिंक करना, यानी कि यहाँ पे मास आएगा। कितना मास, 1 ग्राम, अगेन 1 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए भी अगेन क्या कर दोगे, वेट डिवाइड कर दोगे। तो एक तो होता है टोटल हीट कैपेसिटी जो होता है Q/ΔT, ठीक है। दूसरा होता है मोलर हीट कैपेसिटी जो होता है CM। अब CM मोलर 1 मोल का, तो 1 मोल के लिए आप 1 मोल, तो आप मोल को डिवाइड कर दोगे ना, तो Q/n∆T आ गया। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि CS, तो CS स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मास से डील करता है। 1 ग्राम का कितना होगा, तो 1 ग्राम के लिए अगेन आप क्या करोगे, वेट को डिवाइड कर दोगे। 1 मोल के लिए आपने मोल से डिवाइड करा, 1 ग्राम के लिए आपने वेट से डिवाइड करा, ठीक है। और जो नॉर्मल टोटल हीट कैपेसिटी थी उसमें तो Q/ΔT है, ठीक है। तो एक बार मैं सारे फॉर्मूले फिर से लिख देता हूँ। C होता है Q/ΔT, CM होता है Q/n∆T, और CS होता है Q/W∆T, CS, ठीक है। इसे आप CT भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। अगर मैं बोल रहा हूँ CVM, यानी कि अगर मैं V यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका मतलब मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, तो यहाँ पे Q के बाद V लगा देना, यानी कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं बोल रहा हूँ CVS, मतलब मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को वॉल्यूम के टर्म में कांस्टेंट कर दिया, यानी कि अगेन आप हीट के आगे V को कांस्टेंट कर देना। अगर मैं बोल रहा हूँ CPM, इस बार P लगा देने की प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो QP/n∆T। अगर मैं बोल रहा हूँ CPS, यानी कि मैंने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को प्रेशर के टर्म में कांस्टेंट कर दिया, यानी कि QP/W∆T। आई होप ये समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत मेहनत करी यार, समझ जाओ, ठीक है। 23 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बन गया। ज़्यादा तो याद कराया नहीं मैंने, पर ट्रिक्स मैंने काफ़ी बताई। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक कर लेते हैं, टाइम है तो है, टाइम तो हर चीज़ के लिए है। अब हम आ जाते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे आ जाते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे कहता है, छोटा टॉपिक इसलिए से पहले करा देता हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कहता है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। बोल के डेल्टा H क्या होता है, डेल्टा H होता है इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी। अब इंथैल्पी क्या होती है, इंथैल्पी बेसिकली हीट होती है, हीट, ठीक है। डेल्टा आप इंथैल्पी को हीट भी नहीं कह सकते, हीट का एक अगली क्लास में आपको इसे बता दूंगा अच्छे से, क्योंकि थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है।
तो भी समझ जाओ, एंथैल्पी इज़ अ काइंड ऑफ हीट, पूरी तरह से नहीं है पर इट्स अ काइंड ऑफ हीट। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, पी यानी कि प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। क्या आप ऐसे लिख सकते हो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, या फिर डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एन जी क्या होता है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। अब इसे भी समझा देता हूँ। लेट सपोज आपके पास है H2 प्लस N2 टू गिव NH3, बैलेंस कर देते हैं यार, ठीक है। ये तीनों गैसेस हैं। अगर मैं आपसे डेल्टा एन जी पूछूँ तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 2 है, माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो 3 + 1 कितने हैं, 4 है, तो -2 आ गया। आपको सिर्फ गैसेस को गिनना है। अब अगर मैं बोल रहा हूँ CaCO3 गिव CO2 गिव CaO प्लस CO2, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ डेल्टा एन जी क्या होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, 1 + 1 -1 आ गया, ये गलत है। आपको गैसेस को देखना है सिर्फ, तो गैस तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, वो CO2, तो इसका आंसर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा एन जी ऐसे निकालते हैं। तो मेन पॉइंट पे आते हैं। मेन पॉइंट क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ठीक है। डेल्टा एच है चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अब आर की आप दो वैल्यूज़ कंसिडर कर सकते हो, एक है 25/3 और एक है 2 आप लेना कैलोरी के साथ, 25/3 आप लेना जूल के साथ। जूल और कैलोरी दोनों ही एनर्जी की यूनिट्स है, मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों यूज़ होती है, ठीक है। और अच्छा, एक और चीज़ है कि डेल्टा एच क्या होता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, और डेल्टा यू होता है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कैसे डिराइव हुआ ये, चलो बता देते हैं, ठीक है। डेल्टा एच, सबसे पहले आपको पता है कि यू क्या होता है, क्यू, डेल्टा यू होता है Q + W, ठीक है। अब यहाँ से, अच्छा यार टाइम ख़त्म, 27 मिनट हो गए, लंबी वीडियो ना बन जाए। चलो अगली बार यहीं से कंटिन्यू करूँगा, ओके बाय। नेक्स्ट पार्ट के लिए तैयार है ना, बहुत अच्छा बनाया है।